नमस्कार एंड वेलकम। आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के बारे में। साथ ही समझाऊंगा ओम्स लॉ, ओम के नियम क्या कहते हैं। अक्सर एग्ज़ाम इंटरव्यू में ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है और बच्चे सटीक जवाब नहीं दे पाता है, कन्फ्यूज तथा मायूस भी हो जाता है। आज का वीडियो देखने के बाद करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में स्मार्ट तरीके से सही जवाब दे पाएंगे। सहज सरल शब्दों में आसान तरीके से ओम्स लॉ समझाऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं करंट से। करंट किसे कहते हैं? तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिजली किसे कहते हैं। अगर वो आपको ध्यान है, अगर नहीं है तो उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। उसमें हमने बताया था कि कैसे सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी इधर होता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, बहता है और हम लाइट, पंखा वगैरह जो लोड होके वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है कितनी मात्रा में बह रहा है? यहाँ जैसे आप देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहने का दर, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्जेस पास ए पॉइंट इज कॉल्ड करंट। यानी कि इस सर्किट में किसी भी एक पॉइंट में मान लीजिए ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो इस बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना चार्जेस जा रहा है, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस दर को हम करंट बोलते हैं। ये हो गया करंट। करंट का जो इकाई है वो है एम्पियर, शॉर्ट में एम्प्स भी बोलते हैं या फिर एकदम शॉर्ट में ए लिख देते हैं, ए। ठीक है। और आगे जब पढ़ाई करेंगे तो जहाँ आई लिखूंगा मैं, आई का मतलब हो जाएगा करंट। जब करंट की मात्रा कितना दर से, तो उसको मैं लिखूंगा जो भी संख्या, मतलब 1 एम्प, ए मतलब 1 एम्पियर, आई मतलब करंट और 1 ए, तो सिंबल क्या हो गया? आई। 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कूलम प्रति सेकंड। अब ये नया शब्द यहाँ पे कूलम्ब आ गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि कूलम्ब क्या है? कूलम्ब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत छोटा चीज़ है, बहुत ही छोटा। तो 1 कूलम्ब बराबर होता है 6.2415 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम्ब बोलता है। अब इसको अगर गणित करेंगे आप 62415, इसके बाद में इतना जीरो लगाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को 1 कूलम्ब बोलता है। जैसे ग्राम को किलोग्राम करते हैं, है ना, मीटर को किलोमीटर करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को कूलम्ब कर दिया। तो 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। अगर इस बिंदु में 1 कूलम्ब यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास होता है, उसे 1 एम्पियर बोलता है। बस इतना ही समझना है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको करंट क्या है वो समझ में आ गया। आपको अगर इंटरव्यू में पूछता है कि करंट क्या है, तो सीधा सा जवाब दीजिए कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रति सेकंड जिस मात्रा में बहता है, उस बहने का दर को करंट बोलता है। अभी हम लोग समझेंगे वोल्टेज क्या है। हमने करंट के समय बताया कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या, मात्रा ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जो भी लोड है, या लैंप होगा या पंखा होगा या किसी भी तरह का लोड होगा, लोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई भी 2 बिंदु में अलग अलग पोटेंशियल का कोई भी 2 अलग पोटेंशियल के बीच में जो दबाव का अंतर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर या टेंशन भी बोलते हैं, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में पूछेगा कि वोल्टेज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट में दबाव का अंतर, पोटेंशियल का अंतर, दबाव का अंतर जो है उसे वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को नापने का जो इकाई है वो वोल्ट है। अब यहाँ और यहाँ ये दोनों के बीच में अगर मैं मीटर लगाऊंगा, मीटर लगा के तार लगा दिया और यहाँ पे कांटा बता रहा है, यहाँ मान लीजिए कि 100 वोल्ट बता रहा है, तो वोल्ट इकाई हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि 100 भी, खाली भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे नापने का जो इकाई है उसमें भी भी लगा सकते हैं, और सिंबल भी इसका भी है। भी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, इकाई वोल्ट हो गया। अब सवाल होता है कि 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट हम किसको मानेंगे? जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको जूल से नापते हैं। जूल, कितना जूल। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है कि भाई 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत पड़े, या फिर यूँ कहें 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज से 1 जूल ऊर्जा बनता है, तो उसमें जो दबाव, उसमें जो हमने दबाव डाला इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, वो 1 वोल्ट होगा। और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि कोई भी ये इलेक्ट्रिक तार है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आपको यहाँ और यहाँ इसके बीच में वोल्टेज देना है। 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1 ओम्स का रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट बहने के लिए जितने प्रेशर का ज़रूरत है, जितना वोल्टेज की ज़रूरत है, वो वोल्टेज होगा 1 वोल्ट। जैसे ये एक टंकी है पानी का, इसमें पानी भरा हुआ है, उसमें 2 छेद करिए, एक बीच में, एक उसके एकदम नीचे में। तो जैसे छेदा करेंगे, यहाँ मैं वाल बनाया हूँ कि भाई नल खोल दिया, तो ये वाला पानी दूर में गिरेगा, ये वाला पानी पास में गिरेगा। क्यों? इसमें इतना दबाव है और इसमें दबाव इतना है, तो दबाव जितना ज़्यादा होगा उतना दूर पानी फेंकेगा। ये दबाव ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम समझते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा, दबाव उतना ज़्यादा होगा। ये यहाँ इसको 0 मान लेंगे, और यहाँ दबाव जितना है, ये दबाव का अंतर क्या है? यहाँ 0 दबाव है, और यहाँ पे मान लीजिए 100 दबाव, 100 है। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में कितना दबाव है? मान लेते हैं कि 50 दबाव है। यहाँ से यहाँ दबाव कितना है? प्रेशर 50, और यहाँ से यहाँ कितना है? 100। अब यहाँ और यहाँ, ये दोनों के बीच में दबाव का अंतर क्या है? यहाँ और यहाँ दबाव का अंतर क्या है? 50। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ये 2 पॉइंट में नापेंगे, तो वोल्टेज मेरे को कितना मिलेगा? 50। दबाव का अंतर, जितना वोल्टेज देने से 1 ओम का रेजिस्टेंस का सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, उस वोल्टेज को 1 वोल्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। आपने अभी तक ये समझ गया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, किस दर से बह रहा है उसे करंट बोलते हैं, और 2 बिंदुओं के बीच में दबाव का जो अंतर है उसे वोल्टेज कहते हैं। तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसमें रास्ते में उसको बहुत बाधा मिलती है। जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब के अंदर गया, बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, या पंखा है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये तार का भी रेजिस्टेंस होगा। तो जाने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो जो बाधा है ना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बाधा को समझते हैं थोड़ा सा। आइए, एक पानी का पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है, हमने पाइप को यहाँ छोटा कर दिया और आया यहाँ और छोटा कर दिया। तो अगर दबाव, पानी में जो दबाव है वो बराबर है, तो यहाँ जितना पानी जाएगा उससे कम पानी इसमें जाएगा, उससे कम पानी यहाँ जाएगा।
तो पानी को जाने में क्या हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा बाधा आ गया, उसको यहाँ थोड़ा सा और बाधा आ गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो जाकर रास्ते में बाधा मिलता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप एक सड़क पे चल के जा रहे हैं, ये सड़क है, आप अकेला है, यहाँ पे आप जा रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, अकेले जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लोगों की संख्या बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, लोगों की, तो आपको जाने में थोड़ा तकलीफ होगा, तो बाधा थोड़ा सा हुआ आपका। सड़क किसी का निर्माण कार्य चल रहा है या कुछ रिपेयरिंग चल रहा है, तो ये रास्ता आधा बंद कर दिया। तो ये जितने सारे लोग हैं इधर से घूम के जा रहा है, इधर से सकरी गली बन गया, तो जाने में बाधा हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भी अपने रास्ते में जाने में बाधा मिलता है। तो जो बाधा मिलता है उसको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोलते हैं। इसको जो नापते हैं, नापने का इकाई जो है वो ओमेगा या ओम्स है, या फिर ऐसा भी लिखते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, या तो ऐसा या फिर ऐसा, 10 ओम, ये भी 10 ओम, पढ़ा सेम जाएगा। रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा, आर। हम आगे का जब पढ़ाई करेंगे तो आपको आर जहाँ लिखूंगा मतलब रेजिस्टेंस या प्रतिरोध समझ जाना है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। रेजिस्टेंस जो नापने का इकाई ओम या ये ओम सिंबल आएगा, और इसको हम आर के नाम से जानेंगे। आगे की पढ़ाई अच्छी तरह समझने के लिए ये 3 चीज़ को ध्यान रखिए। अभी हम ओम्स लॉ समझेंगे, तो फिर एक बार बताना चाहूँगा। रेजिस्टेंस को आर के नाम से जानेंगे, ओम नापना होगा, नापने का इकाई ओम या ओम होगा। करंट जिसको आई से जानेंगे, जिसको नापने का इकाई एम्प्स या ए है, और वोल्टेज को वी के नाम से जानेंगे, और वोल्ट या वी है नापने का इकाई। तो हमारे पास आ गया आर आई भी। इसके बाद ओम्स लॉ समझ जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत बिजली का काम करने योग्य बन जाएंगे। हम फिर सर्किट बताएंगे तो आप काम करने लगेंगे। तो चलिए ओम्स लॉ को अच्छी तरह समझते हैं। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, या ओम के नियम क्या है। जर्मन फिजिक्स साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट जॉर्ज ओहम, जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज ओहम ने 1827 में ये बताया कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक खास संबंध है। अभी तक आपने जान लिया, आई मतलब करंट, वी मतलब वोल्टेज और आर मतलब रेजिस्टेंस। तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इनके आपस में एक दूसरे से कुछ खास संबंध है, खास रिश्ता है, जो ओम्स लॉ से हमें जानने को मिलता है। उन्होंने बताया कि करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर अदर कंडीशंस आर कॉन्स्टेंट्स, बाकी सब जो चीज़ होनी चाहिए वो अगर स्थिर है। आदर्श में क्या आता है, हवा का दबाव, हवा का तापमान, हवा का प्रेशर, हवा में मौजूद जो नमी है, ये सारे चीज़ वो अगर स्थिर है तो ये नियम लागू होगा। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधे अनुपातिक। जो लोग हिंदी में समझेंगे हिंदी में समझिए, या फिर अंग्रेजी में समझते हो तो अंग्रेजी में समझ लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे अनुपातिक या समानुपातिक बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, ए बढ़ने से ए बढ़ेगा, ए अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब समान अनुपात में ए जितना बढ़ेगा ये उतना बढ़ेगा, ए जितना घटेगा ये भी इतना घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वक्रमानुपाती, यानी कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा, और ये बढ़ता है, ये जितना बढ़ेगा ये उतना घटेगा। इसमें उल्टा होगा, ये सीधा सीधा ये जितना बढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा, इसमें ये जितना घटेगा ये इतना बढ़ेगा। तो
तो हमने जो बताया उसको समझिए थोड़ा कि वोल्टेज हम किसी सर्किट में जैसे बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज घटाने से करंट घटेगा। और इसमें क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना घटेगा, रेजिस्टेंस जितना घटेगा करंट उतना बढ़ेगा। अगर ओम्स लॉ आपको कोई पूछता है एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में, तो आप क्या बोलेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बाकी चीज़ स्थिर है, स्थिर क्या, हवा में नमी, प्रेशर, तापमान, गैस के परिमाण आदि आदि आदि, अगर वो स्थिर है तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज घटाने से करंट घटता है समानुपात से, और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घटता है और रेजिस्टेंस घटाने से करंट बढ़ता है। इसको ओम के नियम, ओम के सिद्धांत या ओम्स लॉ बोलते हैं। इस बात को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक कार्टून बनाया है जिसमें ये जो एक सक्रिय रास्ता है उसमें से करंट जो है एम्प्स, करंट जो जाना चाहता है, और भी वोल्टेज उसे धक्का मार रहा है, और आर रेजिस्टेंस एक रस्सी बांध दिया उसको खींच रहा है। तो ओम्स लॉ इसको यहाँ से कैसे समझेंगे, करंट कितना जाएगा, जितना ये पीछे से धक्का मारने वाला धक्का मारेगा। जब आर स्थिर है, तब आर अगर स्थिर है तो ये वोल्टेज जितना ज़्यादा देंगे करंट उतना ज़्यादा जाएगा। और वोल्टेज स्थिर हो गया, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या है, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे, ये जितना टाइट करेगा करंट उतना कम जाएगा, और ये जितना कम होगा, ताकत जितना कम लगाएगा रेजिस्टेंस, वो करंट उतना ज़्यादा जाएगा। यही ओम्स लॉ हमें सिखाता है। इन दोनों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो भी के साथ एक को गुना किया, भी और आई आर, भी मतलब आई आर। अगर हमको कहीं पर वोल्टेज पता करना है तो करंट और रेजिस्टेंस से गुना करेंगे तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। और अगर आर पता करना हो मेरे को, आर, तो क्या होगा, भी के नीचे आई आ जाएगा। तो आर पता कर, रेजिस्टेंस पता करना कहीं कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज को करंट से भाग करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और आसान तरीके से मैं इसको समझाता हूँ, उसको समझिए। ऐसा एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना लीजिए और उसको ऐसा ही 3 हिस्सों में बांटिए। यहाँ भी लिखिए, यहाँ आई लिखिए, यहाँ आर लिखिए। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का वोल्टेज निकालना है तो भी के ऊपर हाथ रखिए, क्या आ गया, आई इंटू आर। अगर करंट पता करना है कि कितना करंट लेना चाहिए तो इसके ऊपर आप इसको ढक दीजिए, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। अगर 2 पता है, ये कोई भी 2 अगर पता है तो तीसरा पता कर लेंगे, ऐसे करके एक को ढक के। मतलब इसके माध्यम से आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ओम्स लॉ समझ गए होंगे। तो आपको जब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ क्या है तो आप क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोलिए कि इफ़ अदर कंडीशंस आर सेम देन इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट voltage is directly proportional to the current and resistance inversely proportional to the current। अगर हिंदी में बताना चाहेंगे तो वातावरण में हवा में नमी, तापमान, दबाव वगैरह अगर स्थिर है तो वोल्टेज करंट के साथ सीधे अनुपातिक या समानुपातिक है, और रेजिस्टेंस करंट के साथ वक्रमानुपाती है। उम्मीद है कि आपको ओम्स लॉ के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए घंटी या बेल को भी क्लिक करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में
कोई भी जानकारी थ्योरी या प्रैक्टिकल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपका कोई भी डाउट, कोई भी शंका हो या फिर खास टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगला वीडियो आपका टॉपिक पर ही होगा।